आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हरियाणा के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, इस इलाके के आपके सांसद भाई रमेश कौशिक जी, सांसद करनाल से भाई संजय भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष और विधायक हमारे राई के श्री मोहनलाल बड़ोले जी, एक्स एमएलए श्री पदम सिंह दैया जी, श्री उमेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, राजकुमार शामड़ी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, शकुंतला शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, ओमवीर वत्स जी, तीनों गांव के हमारे तीनों सरपंच भाई नरेश जी, भाई उमेश जी, श्री रामफुल जी, रोबिन खोखर भाई, दलवीर खोखर जी, बहुत से नाम लिखे हैं, सारे पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। लिखे हुए बिना लिखे हुए सभी जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, शामड़ी गांव बहुत एक ऐतिहासिक गांव है। जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां की विशेषता को पूछते हैं तो मुझे बताया कि ये क्रांतिकारियों का गांव है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते समय 1857 में इस गांव के बहुत लोग शहीद हो गए थे। उन शहीदों की कहानी चाहता तो मैं बाद में अपनी बातचीत में बाद में सुनाना चाहता था, लेकिन गांव के साथ जुड़ गई और ये गांव की मिसाल, मैं समझता हूं उस मिसाल के कारण से ही हमको आज के दिन याद भी बनी रहेगी कि कितनी एकता इस गांव में है। मुझे बताया गया कि उस समय 1857 की कहानी में इस गांव में 11 शहीद हुए थे और उन 11 शहीदों में जब उनको फांसी चढ़ाने लगे, अंग्रेज सरकार ने फांसी चढ़ाई तो उसमें कुदरती 10 जाट थे और एक ब्राह्मण था। फांसी टूटने से पहले आपस में इकट्ठे हुए और जब पूछा जाता भाई थारी आखिरी इच्छा बताओ क्या है, तो सबने मिलकर 10 ने मिलकर कहा कि भाई ये मेरा ब्राह्मण दादा है, हमने 10 ने फांसी तोड़ दो, इसने छोड़ दो। ये इस गांव का इतिहास है। लेकिन बात यही पूरी नहीं होती। इससे आगे उस ब्राह्मण भाई ने कहा कि भाई 10 ने अगर फांसी तोड़ो हो तो पहले मैं टूटूंगा, बाद में 10 टूटेंगे। यह है शामड़ी गांव का इतिहास। आज से 150 साल, 100 यानी 43 साल पहले की बात है, 163 साल पहले की बात है। एकता में बड़ी ताकत होती है, मजबूती होती है। एक घटना आज के दिन से और जुड़ी हुई है। वैसे तो आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी का भी जयंती है। आज सवेरे हम 2-3 जगह उनकी जयंती के कार्यक्रम में गया था और हो गया है। आज का दिन शरद पूर्णिमा का भी दिन है, एक त्योहार शरद पूर्णिमा। महिलाएं बहुत अच्छी प्रकार से जानती हैं कि आज के रात खीर बना के खुली छत पर रख दो तो चांद की जो किरणें पड़ती हैं उसके कारण से उसमें बहुत ताकत मिलती है। अगले दिन सवेरे उसको खीर को खाते हैं। हम तो बचपन की याद है, हमारी दादी खिलाया करती है उसको। और आज का दिन हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री, जो सबसे पहले गृह मंत्री बने थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी जन्मदिन है। और वो ऐसे गृह मंत्री हुए हैं, देश की आजादी तो आ गई थी लेकिन ये देश 550 रियासतों में बटा हुआ था। इन सब रियासतों को अंग्रेज ने छूट दे दी कि आप चाहो तो अलग अलग रियासत आजाद हो जाओ। अगर 560 रियासतें अलग अलग आजाद हो जाती तो एक एक जिले की रियासत होती, एक एक जिले का अपना राजा था, वही अपनी सरकार बनाता।
देश एक नाम से तो रहता नहीं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, मैं इन सब राजा महाराजाओं को इकट्ठा करूंगा और मैं इनको कहूंगा सब एक हो जाओ, अपना देश एक है और देश के साथ मिल करके भारत के संविधान के अंतर्गत आ जाओ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। सब रियासतों को मना लिया कि भारत का एक संविधान होगा, एक सरकार होगी, एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। ये अलग बात है कि 3 रियासतों ने थोड़ा अणख सी दिखाई, जिसमें एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी भी तरीके से मना लिया, उनकी पूंछ हटी, कुछ भी किया, लेकिन कर करा के मना लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर को सरदार यानी पंडित नेहरू मना नहीं पाए, वो गट्स ही नहीं थे पंडित नेहरू में। वो जम्मू कश्मीर अलग से बनी रही, अब तक भी धारा तो 370 लगी रही, और इस 370 के हटाने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। देश को एक किया, जो कमी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उस समय कमी पूरी नहीं कर पा रहे थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उसको खत्म किया। और ये कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है, भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आमदन डबल करनी है तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे। किसानों कहा कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं एमएसपी खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें एमएसपी पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं एमएसपी कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि भारत को पानी भी आओगा। भारत को अनाज की जब जरूरत होती है सरकार को, ये जो पीडीएस की दुकानें हैं, राशन की दुकानें, इस पर राशन मिलता है ना? किस भाव मिलता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, यही रेट है ना? कितने लाखों टन ये राशन जो बढ़ता है। अब ये लाखों टन राशन अगर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे एमएसपी पर, तो ये राशन कहां से आएगा? और राशन तो बांटना ही बांटना है। जैसे राशन बढ़ना बंद नहीं हो सकता, ऐसे ये एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट भी बंद नहीं हो सकती। हाँ, किसान को पहले एक दुकान थी बेचने के लिए, सरकारी मंडी, अब उसको 2 रास्ते दिखा दिए कि एमएसपी पर तो यहां बेच लो, ज्यादा भाव बिके तो बाहर बेच लो। किसान को छूट दी है कि नहीं? अगर ज्यादा भाव उसको किसान को मिलेगा तो किसान बाहर जाकर बेचेगा कि नहीं? और बाहर एमएसपी से कम मिलेगा तो वहां बेचेगा क्या? कहां आएगा? मंडी में आएगा। अब इतना सा सरल सिस्टम है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जिसको इन्होंने पता नहीं क्या क्या हुए दिखा दिए, अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, लूट के ले जाएगा, और इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, खेती में आमदन कैसे बढ़े? हम लोगों ने कहा किसानों की जो आमदन है, फसल बिक्री होती है, वो हम आड़तियों के खाते के बजाय किसान चाहेगा तो उसके खाते में सीधा भेजेंगे। हमने जिन्होंने कहा आड़ती को दे दी, बाकी सब किसानों को भेजिए, किसान के खाते में पैसा आया है। यहां कोई 2-4 किसान बैठे हो जिनके खाते में पैसा आया है तो जरा बताओ। इतने सारे किसान कह रहे हमारे खाते में सीधा पैसा आया।
अनाज किसान का है, बिक्री करके पैसा किसान को मिलना चाहिए। किसी के थ्रू क्यों आएगा? किसी और को देंगे, फिर वो आपको देगा, काटापीटी करेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया तो ब्याज उसका लगाएगा 24%। क्यों? किसान को बैंकों से 0% ब्याज पर हम लोन देते हैं, उसको कर्जा 0% और मिलता है। किसान का फायदा बैंक से जुड़ने से और कहीं जुड़ने से नहीं है। तो मित्रों, हमने काम के नाते से जो कुछ काम किए हैं, ये कहते हैं कि काम नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। 4 महीने पहले मैं आया था, लोग मायूस थे कि हमारा विधायक नहीं रहा। मैंने कहा ये कुदरत ने अगर मान लो विधायक को यानी उसकी मृत्यु हो गई है और ये सीट खाली हो गई है, भगवान ना करे ऐसा कहीं हो, फिर भी कोई सीट खाली होती है किसी भी कारण से, वहां सदन के नेता के नाते जब तक नया विधायक नहीं चुना जाता तब तक मैं विधायक हूं, ये मैं विश्वास देके गया था। और उसके बाद मैंने काम मंगवाए सब गांव के। यहां भी हमारे लोगों ने आके आपसे काम पूछे और वो कामों के नाते, चाहे वो पंचायती काम थे, बिजली के काम थे, पानी के काम थे, नहरी पानी के काम थे, ऐसा मेरा दावा नहीं कि सारे हो गए होंगे, लेकिन जितने काम हमारे से पहुंचे हैं उसकी योजना सबकी बन गई है। अभी एक भाई कह रहा था यहाँ नहरी पानी की कमी है तो हम जिम्मेवारी लेते हैं कि ये गेंद 3 तारीख तक तो सारे पाड़े में, और हम अपना काम कर दो 11 तारीख के बाद किसके पाड़े में? किसके पाड़े में? हमारे पाड़े में। ये 11 तारीख के बाद हमारे पाड़े में है। आपकी समस्याओं की तो यहाँ के विधायक ने कभी हमें जानकारी नहीं दी। ये विधायक का काम होता जानकारियां देना। 90 की 90 विधानसभाओं का जानकारी देना, चाहे वो कार्यकर्ता दे, जनता दे, कोई भी दे, तो विधायक की जिम्मेदारी है। यहाँ का विधायक भला आदमी था, लेकिन उसके मुंह में जबान नहीं थी। कभी आके उसने 6 साल में नहीं बताया कि मेरे ये विधानसभा की समस्या हल कर दो। बहुत आते हैं मेरे पास, विपक्ष के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया। या तो ये डिपेंड हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि भाई हुड्डा कहता मेरी विधानसभा है, किलोई भी ये काम करावेगा। और हुड्डा इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं क्यों जाऊं। तो ये नाक का सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा। काम तो जनता के कराने पड़ेगा जो विधायक बनेगा। तो आज जब हम अगले विधायक की बात करते हैं तो मैं तुलना करता हूं हमारे योगी भाई की और वो जो क्या नाम कांग्रेस का, भालू, ठीक नाम तो कोई बताता ही नहीं, मेरा एक में नहीं। अरे बता दो भाई, कुछ तो होगा। ठीक है, इंदुराज। अब आपको तुलना तो करनी पड़ेगी ना। एक तरफ हमारा योगी भाई जो विश्वविख्यात एक प्रकार का नाम है, इनके नाम को सुन करके, पहचान करके सबकी छाती जो चौड़ी होती है, इन्होंने नाम हमारा ऊंचा किया है, देश का भी, प्रदेश का भी, हमारे बड़ौदा का भी, सोनीपत का भी। दुनिया जान गई है कि हाँ ये योगी पहलवान जो है, योगेश्वर पहलवान, ये फलाना जगह का रहने वाला है, गोल्ड जीता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीत का सेहरा इसके सिर बंद हो गए तो ये बड़ौदा का नाम एक बार फिर रोशन करेगा। इसलिए हम लोग 3 तारीख तक जो कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है, आसपास के पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, इनको समझाओ। और जो शहीदों की एकता की बात मैंने सुनाई है ना, उसी एकता का स्वरूप मन में ला करके हर एक के कहो। पहलवान की कोई जाति पाति नहीं होती है। मैं एक किस्सा सुनाया इनका। झज्जर के एक नौजवान थे, बजरंग पूनिया, वो इनका शागिर्द था। उसको सिखाया, देश में विदेश में जाकर के उसने भी कई मेडल जीते, शायद 5-6 करोड़ रुपए इनाम जीत गया। बजरंग पूनिया की जात इसने तो नहीं पूछी। तो अपने साथियों को जो आदमी से आगे बढ़ाता है तो अपनी जनता को भी दिन रात काम करने के लिए आगे रहेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि ये चैन से नहीं बैठेगा। अपने सब जो मंत्री हैं, यहां के कोई काम होंगे उनके पास ले जाएगा, और ये चैन से बैठेगा तो मैं नहीं बैठने दूं। वो तो हमारे दुष्यंत जी ने कह दिया, अब उन्होंने कहा तो मैं कोई बात मोड़ूंगा थोड़ी।
भाई आप 11 तारीख ने चंडीगढ़ भेज दो, झंडी लाने का काम हमारा। मित्रों, कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन आज तो मैं अपील करने आया हूं कि आप लोग सरकार को मजबूत करो, अपने यहाँ का विधायक भाई योगेश दत्त पहलवान को बनाओ, आपके किसी काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।